लास्ट किए हैं उसको पहले फटाफट जो है बैंकिंग वाले पोर्शन को रिवाइज करते हैं फटाफट। आइए, हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़े थे। सेंट्रल बैंक जो है वो एपेक्स या फिर सुप्रीम बॉडी है जो कि तीन चीज करता है, सी, आर और डी। सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल्स, आर स्टैंड्स फॉर रेगुलेट्स एंड डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट्स। जोर से बोले पहले, सी आर डी कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स व्हाट, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम को संभालता है। एंड साथ साथ में क्या, मॉनेटरी स्ट्रक्चर को भी कौन संभालता है, आरबीआई संभालता है। बराबर। अब मुझे बताइए ये जो है कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। बोलेंगे एक बार करिए, वापस बोलेंगे, सीआरडी बताइए वापस से। कंट्रोल्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स व्हाट, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। फंक्शंस के बारे में बताया था मैंने आप लोग को, टोटल 9 फंक्शंस है आपके। हमने कुछ फंक्शंस किए हैं, कुछ फंक्शंस पेंडिंग है। आज हमारा मोस्ट लाइकली सारे के सारे फंक्शंस जो है खत्म हो जाने चाहिए। पहला फंक्शन, सबसे बेसिक फंक्शन, देश में करेंसी इशू करने का पावर कौन रखता है, आरबीआई रखता है। ठीक है, तो करेंसी इशू करने का पावर आरबीआई है, एक्सेप्ट डैश 1 रुपी कॉइन एंड नोट, जो कि बनाता है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मेरे को आवाज नहीं आ रहा है इसलिए मैं बार बार रिपीट कराऊंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास अभी तक सीआरडी का ही प्रॉपर ऑप्शन नहीं है। वापस बताइए, सीआरडी बताइए। कंट्रोल्स, regulates and directs what, entire banking and monetary structure। बराबर। कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935। पहला फंक्शन क्या है, करेंसी इश्यू करना। इंडिया में डैश के पास में सोल अथॉरिटी है, आरबीआई के पास में सोल अथॉरिटी है टू इशू व्हाट, करेंसी। ठीक है, तुम नहीं बताया वापस से करता है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन का बात। जितना लोग को देखना है इसकी वजह से नहीं बोल पाए हम लोग, जितना गंदा मुंह से देखना देख लेना। ठीक है, गाली दे दो, जो दे रहे थे मन में दे देना अभी के लिए, क्लास जाने के बाद में फिर जो देना दे देना आप लोग। बाहर तक आते हैं तो जो मन में आया बोल देना। ठीक है, बताइए क्या बोला मैंने, नहीं इसके बारे में। करेंसी इश्यू करने का पावर किसके पास में है, आरबीआई के पास में, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन एंड नोट। देश में 1 रुपया का कॉइन और नोट जो है बनाने का काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। अब अगर एक ही अथॉरिटी रहेगा आरबीआई, तो क्या क्या फायदा रहेगा मुझे बताइए। सबसे पहला, यूनिफॉर्मिटी रहता है इन सर्कुलेशन। भैया एक ही करेंसी है, एक ही 500 रुपए का नोट है, तो यूनिफॉर्म रहता है ना सब जगह, तो यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन। नंबर 2, मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस कर सकता है आरबीआई, कितना देश में पैसा होगा कितना नहीं होगा वो कौन कंट्रोल कर सकता है, आरबीआई। नंबर 3, पब्लिक के पीछे फेथ रहता है, क्योंकि आपको पता है कि करेंसी इशू करने का पावर केवल एक ही के पास में, किसके पास में, आरबीआई के पास में है, तो पब्लिक फेथ रहता है। नंबर 4, गवर्नमेंट के लिए सुपरवाइज करना इजी है। बात सही है बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात है, मुझे बताइए आप लोग 100%। अब जैसे अगर मान लो माधव है, पहले लोग बात कर रहे थे, ठीक है, अगर माधव है, अब माधव को क्या है, एक ही कन्या पसंद है। ठीक है, श्लोक कंफर्मेशन भी दिया है पीछे। ठीक है, एक ही कन्या पसंद है, तो उससे फायदा क्या है, एक तो जीवन में यूनिफॉर्मिटी रहता है और किसी की तरफ देखने की दरकार नहीं है। नंबर 2, भैया कितना समय देना है, कौन सा क्लास नहीं आना है, कौन सा क्लास आना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, उसका कंट्रोल ही आराम से कर पाएगा, तो मनी सप्लाई कंट्रोल कर पाएगा। नंबर 3, क्या है, लोगों के बीच फेथ होता है ना कि अच्छा, बगल का दोस्त को क्या बोलते हैं, देखो एक ही इंसान है, एक ही लड़का, देखो कितना अच्छा है, एक ही तरफ टारगेट बना के रखा है शुरू से। ठीक है, दाल गल नहीं रहा है, अलग बात है, बट फिर भी टारगेट एक है, तो लोगों के बीच में क्या सिंपैथी है, फेथ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरा अगर पार्टी के लिए भी इसको सुपरवाइज करना आसान है, क्योंकि कहीं भी जाएगा तो है नहीं। समझ में आ गया, 4 पॉइंट क्या क्या बताया मैंने, यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन, नंबर 2 इन्फ्लुएंसेस द मनी सप्लाई, नंबर 3 एंश्योर्स पब्लिक फेथ, नंबर 4 गवर्नमेंट जो है सुपरवाइज आराम से कर सकता है। नेक्स्ट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, जिस तरीके से हमारे लिए कमर्शियल बैंक है उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए कौन है, आरबीआई। और गवर्नमेंट के लिए आरबीआई जो है वो क्या है, फैब, FAB। F stands for financial advisor, A stands for agent and B stands for banker। ठीक है, इवन तो आपका फर्स्ट क्लास है फिर भी आपको बोलना है, ठीक है ना, आपके पीछे आपको दिख भी रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्या है बताइए एक बार के लिए। हाँ फैक्ट तो है, ये क्या हुआ, इसका अलग क्रेज है भाई, इसका अलग क्रेज है। मेरा घर पे सबका व्हाट्सएप पर्सनल आ गया है, सबका।
और हम लोग अगर टीवी में मतलब कॉमन सेंस है, 5 हॉटस्टार नहीं लेके एक घर पे टीवी लग, सब अलग अलग एपिसोड में है। हम लोग नहीं, हम तो वैसे क्रिकेट देख रहा था, क्रिकेट खत्म होने के बाद देखना। उसमें तो क्या है, वो फ्री से हो जाता है ना, वो तो दरकार नहीं पड़ता रजिस्ट्रेशन के साथ। देख रहे हो ना? झूठ मत बोला तो, चेहरा देख के लग रहा है तुम देखा हुआ है। सच बोल लो तो मुझे को बताना, किसी को नहीं बताएगा। ये आजकल तो घर पे कोई आता तो ऐसे से करता है। अबे कितना बात करना है बे, 2 मिनट का ब्रेक दिया उसमें इतना बात करना होता है। बताइए, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आरबीआई क्या क्या मैनेज करता है? इकोनॉमिक, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर्स। इकोनॉमिक, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर्स। एज एन एजेंट वो क्या मैनेज करता है? पब्लिक डेथ, जो लोगों का पैसा किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, उसको मैनेज करने का पावर किसके पास में है? आरबीआई के पास में। गवर्नमेंट का जो पैसा गवर्नमेंट का बाजार से लिया हुआ है, उसका पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास में। कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करता है। एंड एज अ बैंकर, भैया सीधा सा बात है, जब आप बैंक पे जाते हो सबसे पहले क्या खोलते हो? अकाउंट खोलते हो वहां पे। सिमिलरली गवर्नमेंट भी क्या करेगा? वहां पे जाके अकाउंट खोलेगा। कौन सा अकाउंट खोलेगा? करंट अकाउंट खोलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उनको कुछ पैसा मिलेगा, कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिसिट्स एंड पेमेंट्स करता है, ठीक है, वाया आरबीआई। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, आरबीआई से गवर्नमेंट क्या लेगा? लोन्स वगैरह लेगा फॉर टेम्परेरी पीरियड। चलेगा? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है? 100%? बोले कोई भी डाउट नहीं है? हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या है? नेक्स्ट नंबर 3 क्या है? बैंकर्स बैंक। ठीक है, बैंकर्स बैंक में क्या है? सबसे पहले हर एक कमर्शियल बैंक को, बताना एक बार के लिए, हर एक कमर्शियल बैंक को जब भी डिपॉजिट आएगा, बताओ आगे, कुछ पार्ट जो है वो खुद के पास रखेगा सेल्फ, और कुछ पार्ट आरबीआई के पास रखेगा। जो पार्ट वो सेल्फ अपने पास रखेगा उसे बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और जो पोर्शन वो आरबीआई के पास रखता है उसे हम लोग बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इन दोनों को जब मिला देते हैं, एसएलआर और सीआरआर, इट बिकम्स एलआरआर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। यानी कि भैया सीधा सा बात है, जब भी कोई डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आएगा, उसमें से एक पोर्शन ऑफ द मनी वो क्या करेगा? अपने पास रखेगा या फिर आरबीआई के पास रखेगा। जरूरी है कि भाई कोई पैसा मांगने आ गया मेरे से तो मैं उसको रुपया दे सकूं। सही बात है या नहीं है? इसलिए कुछ एक पोर्शन जो है वो अपने पास या फिर आरबीआई के पास रखेगा। उस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? एल आर आर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। उसमें से जो पोर्शन वो आरबीआई के पास रखेगा उसे हम लोग बोलेंगे सी आर आर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। एंड जो पोर्शन वो अपने पास रखेगा, सेल्फ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एस एल आर। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? सी आर आर के बारे में है कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक का पैसा अपने पास रखता है, दैट मींस कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व, यानी नथिंग बट सी आर आर। नंबर 2, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर कमर्शियल बैंक कहीं और से पैसा रिकवर नहीं कर पा रहा है तो वो किसके पास अप्रोच करता है एज अ लास्ट रिजॉर्ट? आरबीआई के पास में, कि भैया हमको तो और कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है, आप ही हो हमारे सुख करता धरता, आप मुझे प्लीज पैसा दे दीजिए। तो इट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट? क्लियरिंग हाउस। ये आप लोग अगर बुक में भी है या नोट्स में लिखा हुआ है तो उसको स्टार मार्क करे जाए, क्लियरिंग हाउस को। ठीक है, क्लियरिंग हाउस में क्या पॉइंट है मुझे बताइए एक बार के लिए। क्लियरिंग हाउस में क्या है? क्योंकि भैया हर कमर्शियल बैंक का जो खाता होता है, अकाउंट होता है, वो किसके साथ मेंटेन रहता है? आरबीआई के साथ में। बिकॉज दे हैव टू मेंटेन ना, दे हैव टू कीप अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर मनी विद द आरबीआई। तो उन सबको क्या करना पड़ता है? अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है किसके साथ में? आरबीआई के साथ में। तो एक्सिस बैंक है, उसका भी अकाउंट किसके साथ में है? आरबीआई के साथ में। अगर एसबीआई है तो उसका भी खाता किसके साथ में है? एचडीएफसी है तो भी, कैनरा है तो भी, सबका अकाउंट किसके साथ में है? आरबीआई के साथ में। तो अगर इन बैंक्स के बीच में आपस में कोई इन सेटलमेंट हो गया, कोई दिक्कत आ गया, कोई डिस्प्यूट आ गया आपस में बैंक्स के बीच में,
तो आप मुझे बताइए कौन एक्ट करता है बीच में? आरबीआई एज द क्लियरिंग हाउस। कि कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ कंफ्यूजन आ गया, तो उसको सेटल करने का काम, क्लियर करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। तो इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। पहला पन्ना में कोई भी दिक्कत बताइए। करेंसी इशू करने का पावर, नोट इशू करने का पावर किसके पास में? आरबीआई के पास में। 4 फंक्शंस कि क्या फायदा है? नंबर 2 क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट, FAB। और तीसरा क्या है? बैंकर्स बैंक, यानी पहला क्या था? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। नंबर 2 लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। एंड नंबर 3 क्लियरिंग हाउस। जिसने पहली बार भी किया, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्का 100% क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ऑब्वियसली टू गो थ्रू एंड रीड वंस, बट समझ में आ रहा है पक्का? ओके, नेक्स्ट। अब आप लोग का यहाँ से जो ये तीनों पोर्शन है ना, यहाँ से ये बहुत रेलेवेंट है आपके लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। ये आपके आगे जाके एग्रीगेट डिमांड चैप्टर पढ़ोगे आप लोग, वहां भी ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। पिछला क्लास में हमने रेपो रेट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आरबीआई जो है कितना सप्लाई होगा मनी का, उसको भी कंट्रोल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट, या फिर उसको बैंक रेट भी बोलते हैं। मुझे बताइए क्या था रेपो रेट में, क्या होता है? हाँ भाई, बोलो बोलो। एग्जैक्टली जब सेंट्रल बैंक जो है, अरे हो गया, देख कितना ताकेगा हो। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है वो किसको लोन देगा? कमर्शियल बैंक को लोन देगा। और कमर्शियल बैंक आगे किसको लोन देगा? कस्टमर्स को लोन देगा। तो जिस रेट में, क्या बोला मैंने? जिस रेट में सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देगा, तब हम लोग उसे बोलते हैं रेपो रेट। तुम थोड़ा सा सुधर जाओ, समझा ना? हर तरफ देखता रहता है तुम, सुधर जाओ तुम। ठीक है, एक तो माधव से सीखो तुम। ठीक है, माधव से सीखो। हाँ वही तो गलत चीज है। बताइए सबसे पहले क्या बताया मैंने? आरबीआई जिस रेट में, ओ मैडम इधर, आरबीआई जो है जिस रेट में लोन 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 देता है किसको? कमर्शियल बैंक को। तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलता है। रेपो रेट का दूसरा नाम क्या है? रीपर्चेज रेट। रेपो रेट देते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कौन नेक्स्ट क्लास कर लेना, 5:30 वाला क्लास भी कर लेना, उसी हिसाब से आया ना तुम। जैसे नहीं होता तुम, जैसे 2 बज गया, खाना खाने में लेट हो गया, तो अपन 4 बजे खाता है कि दोनों का ही काम हो जाता है। वैसे ही कुछ किया ना तुम। आओ तो, एक तो गंदा मुंह बनाए राम, तरस भी नहीं आ रहा तुम्हारे ऊपर हमको। इधर 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 इधर, बिकम गुड फ्रेंड्स। हाँ, गुड बॉय। ठीक है, सुनो, समझ में आया ये वाला? इसको बोलते हैं रेपो रेट। सुनो, व्हेन इट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम लोग बोलेंगे रेपो रेट। जब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा तो बैंक रेट। समझ में आया आपको? का 100%। श्लोक बताओ। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो उसके वजह से मनी सप्लाई जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा? कितना लोग बोलते हैं ज्यादा होगा? अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा, लॉजिक लगाओ दिमाग में। रेपो रेट का मतलब क्या है? जिस रेट में, सुन सुन सुन, जिस रेट में सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, मतलब मान लो पहले 6% चार्ज कर रहा था, अभी कर दिया 8%। उसकी वजह से मनी सप्लाई जो है वो क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि पहले 6% था, अभी कितना हो गया? 8%। यानी कमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगा हो गया, सस्ता हो गया? महंगा हो गया। तो कस्टमर्स के लिए भी क्या होगा? महंगा हो जाएगा। कस्टमर्स लोग पहले से लोन ज्यादा लेगा या कम लेगा? कम लेगा। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई क्या होगा? लोन लेता तो खर्चा करता, खर्चा करता तो मनी सप्लाई बढ़ता। समझ में आया? समझ में आया पक्का? अब और अगर मनी सप्लाई कम हो, सॉरी, अगर रेपो रेट कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़, सस्ता हो गया लोन। लोन सस्ता हो गया, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन? लोग बाग ज्यादा लोन लेगा, अल्टीमेटली मनी सर्कुलेशन और मनी सप्लाई इंक्रीजेस। चलेगा? परफेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, कोई मुझे बता पाएगा रीपर्चेज रेट, सॉरी, रिवर्स रेपो रेट क्या था? सही बोल रहा, सही बोल रहा, क्या बोला? ठीक, बोला बोलो बोला बोलो। ठीक है, सुनो, कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास भी एक्स्ट्रा कैश रहेगा, एक्स्ट्रा फंड रहेगा, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि या तो बाजार में लोन दे दे, या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे,
या फिर आरबीआई भी कभी-कभी बोलेगा कि आप मेरे पास भी रुपया डिपॉजिट कर सकता है। तो द कमर्शियल बैंक अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो क्या करेंगे? उस एक्स्ट्रा पैसा को कहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं? आरबीआई के पास में। अब अगर आरबीआई के पास में मैंने पैसा डिपॉजिट कर दिया है, तो आरबीआई फ्री में तो रखेगा नहीं पैसा। वो क्या देगा मेरे को बदले में? इंटरेस्ट देगा। तो जो इंटरेस्ट मैं आरबीआई से कमा रहा हूँ, सुनो, रेपो रेट में क्या हुआ? मैं यानी कमर्शियल बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट दे रहा है और इस केस में क्या है? मेरे को आरबीआई से इंटरेस्ट मिल रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया दिव्यम को? पक्का 100% क्लियर? लॉक कर दे। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ाया, आई रिपीट, रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ाया, तो उसकी वजह से मनी सप्लाई में क्या इम्पैक्ट आएगा? बढ़ेगा या गिरेगा? अरे वाह! रिश्ते के भी रूप बदलते हैं। एक बार में आंसर बोल दिया यार तुम। हाँ तो तुम खुश कर दिया। क्या बोला ये बताओ? उसके पहले का लॉजिक बताओ। अगर रिवर्स रेपो रेट क्या बोला मैंने? बढ़ गया। मतलब आरबीआई मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक इंस्टेड ऑफ पोरिंग इट इनटू द मार्केट, वो क्या करेगा? पैसा को कहाँ डिपॉजिट करेगा? आरबीआई में। अल्टीमेटली बाजार में पैसा आया क्या? मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया या नहीं है? बताओ ना। पक्का 100%। ये जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ ना आप लोग को, ये आपके आगे जाके एग्रीगेट डिमांड चैप्टर जो है ना, उसका पोर्शन है ये वाला। बट क्लियर हो रहा है आप लोग को? ठीक है। और वही अगर रिवर्स रेपो रेट अगर कम कर दे तो मनी सप्लाई बढ़ जाए। समझ में आया? पक्का क्लियर? तंग तो नहीं करा ना? ये तो एक कोनी। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से यहाँ पे? ये हो गया कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला पोर्शन। यहाँ तक मैंने लिखवा भी दिया था शायद आप लोगों को बढ़िया से। ओके, नेक्स्ट ये एल आर आर वाला पोर्शन क्लियर है आप लोगों को ऑलरेडी? क्या क्या था मुझे बताइए? कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर। ठीक है, ये वाला पोर्शन याद है ना? मिनिमम नेट, अच्छा नेट डिमांड डिपॉजिट्स क्या था? नेट डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग्स अकाउंट का डिपॉजिट। सेविंग्स अकाउंट में जो डिपॉजिट लगता है पैसा, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। और फिक्स डिपॉजिट को क्या बोलता है? टाइम डिपॉजिट्स या फिर टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है ना? और इन टोटल क्या है? सेविंग्स डिपॉजिट्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स आर व्हाट? टोटल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट में से मिनिमम परसेंटेज जो आपको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, तो वो क्या है? सीआरआर। और जो खुद के पास रखना पड़ता है, एसएलआर। क्लियर है बढ़िया से यहाँ तक? बोलो ना, कॉन्फिडेंट है या नहीं है? हो जाएगा। चलो, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन बचा हुआ है, ये बाद में करेंगे। अभी पहले ये खत्म कर लेते हैं, इजी वाला पोर्शन। ठीक है, सुनना, ये 3 लाइन में करा देते हैं। मेरा एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बाकी है अभी भी। नेक्स्ट हम लोग पहले 3 कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब आप लोग सबके लिए एकदम इक्वल बेस है, यहाँ से नया टॉपिक करा रहे हैं। ठीक है, आइए। क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मान लो आप लोग लोन लेने गए। ठीक है, जब भी आप लोग लोन लेने जाते हो, देन इन दैट केस आप बदले में कोई सिक्योरिटी देते हो, कोलैटरल जिसको बोलते हैं। आपने मान लो 5 लाख का सिक्योरिटी दिया, 5 लाख का एफडी दिया, 10 लाख का जमीन दिया, कुछ भी दिया, फ्लैट दिया 50 लाख का, उसको एज अ सिक्योरिटी देते हो फॉर द लोन। करेक्ट? आप मुझे बताइए, अगर आपने 5 लाख का सिक्योरिटी दिया, तो डू यू गेट अ लोन ऑफ 5 lakhs? नहीं, उससे थोड़ा सा कम का मिलता है। फॉर प्रैक्टिकल इंस्टेंस, मान लो एकदम आप फ्रेश लोन लेने वाले हो, आपने अगर 5 लाख का लोन लिया ना, सॉरी 5 लाख का अगर आपने सिक्योरिटी दिया है, तो हो सकता है 80% करीबन तक, डिपेंडिंग ऑन योर सिविल स्कोर एंड ऑल, आपको लोन देते हो लोग। दिस कैन ऑल्सो इंक्रीज टू 90% ऑल्सो, 95% ऑल्सो, बट स्टार्टिंग में कितना देता है वो लोग? मोटा मोटी 80% अराउंड दे देगा वो लोग आपको। क्या देगा? लोन दे देगा वो। ठीक है, मतलब आपने सिक्योरिटी कितनी की दी? 5 लाख की। लोन कितना का मिल रहा है? 4 लाख। बात समझ में आया आपको? सिक्योरिटी कितनी की दी? 5 लाख का। लोन कितना का मिल रहा है? 4 लाख। मतलब बैंक्स, फॉर their सेफ्टी पर्पस, दे कैन कट अ पोर्शन ऑफ द अमाउंट जो आपने सिक्योरिटी दिया और जो आपको लोन मिला। उन दोनों में क्या है? एक डिफरेंस अमाउंट है जो कि बैंक रखता है अपने पास एज अ सिक्योरिटी। कि बाई चांस आपने आज 50 लाख का फ्लैट दे दिया, क्या पता फ्यूचर में उसका वैल्यू 48 lakhs हो जाएगा, 45 lakhs हो जाएगा, क्या पता उस वैल्यू फ्लैट का दाम 52 भी हो जाए, 54 भी हो जाए। बट जैसे आपने अकाउंट्स पढ़ा ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि भैया हमेशा लॉस के बारे में सोचो। तो वैसे ही बैंक भी सोचेगा ना कि भैया आज तो सिक्योरिटी 5 लाख का है, बाद में क्या पता कम हो जाए। तो बैंक्स जो है एज अ सिक्योरिटी अपने पास एक पोर्शन कट कर लेता है। उस जो कट वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। बात समझ में आया आपको? चलेगा? तो जितना का आपको लोन मिल रहा है,
और जितनी की आपने सिक्योरिटी दी है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन। क्लियर है बढ़िया से यहाँ तक? डेफिनेशन देखो यहाँ देखो, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द, क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड। सिंपल, समझ में आया? 5 लाख का सिक्योरिटी दिया, 4 लाख का लोन लिया, बीच का डिफरेंस कितना, 1 लाख, उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन। सिंपल, क्लियर है? पक्का? 100% श्योर? समझ में आ गया? पूछे सवाल? चलो, अगर मेरे को बाजार में मनी सप्लाई को कम करना है, क्या बोला मैंने सवाल, अगर मुझे बाजार में मनी सप्लाई कम करना है तो आरबीआई मार्जिन को क्या करेगा? सोचो, दिमाग लगाओ। मार्जिन का मतलब क्या है? पहले जितना का सिक्योरिटी दिया उतने के बदले में आपको लोन मिल रहा है। मान लो अगर 10% है सिक्योरिटी, 10% इज द मार्जिन, अगर 10% से मार्जिन मैंने इंक्रीज कर दिया तो 20%, तो उसकी वजह से मनी सप्लाई में क्या इम्पैक्ट आएगा? मनी सप्लाई गिरेगा या बढ़ेगा? गिरेगा। अरे भैया देखो, सीधा सा बात है, पहले मैंने कितना का सिक्योरिटी दिया, कितना का सिक्योरिटी दिया, 5 लाख का सिक्योरिटी दिया, और पहले मार्जिन कितना था, 20%। 20% का मार्जिन था ना, तो लोन कितना का मिला, 4 लाख का, बराबर। कितना का सिक्योरिटी दिया, 5 लाख का, लोन कितना का मिला, 4 लाख का, सिक्योर मतलब मार्जिन कितना हुआ, 1 लाख, यानी कि 20%, बराबर। इस 20% को अगर मैंने डबल कर दिया, 40% कर दिया, तो पहले कितना का लोन मिला था, अभी कितना का मिलेगा, 3 लाख का मिलेगा लोन। तो पहले से लोन ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है? लोगों को लोन अगर कम मिलेगा तो लोगों का खर्चा, मनी सप्लाई, समझ में आया आपको? चलेगा बढ़िया से यहाँ तक? क्लियर है एकदम 100%? ठीक है, तो पिछला क्लास क्या था? किसी को अगर जाना तो नोट्स मंगवा लेना पिछले क्लास का, अभी मंगवा ले, फोटो मंगवा ले। ठीक है, चलेगा? 100%। देखो यहाँ पे लोन लिया आपने, 40% क्या है आपका, मार्जिन है, तो 60% क्या होगा आपका, सिक्योरिटी हो जाएगा आपका। समझ में आया? आप मुझे बताओ, एक बार के लिए सुनो ना, क्या मार्जिन, जो ये मार्जिन मैंने आपको कहा है, क्या वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेट हो सकता है क्या, मुझे बताइए। क्या पता ये भी गाड़ी का लोन ले रहा है, ये भी गाड़ी की लोन ले रही है, ठीक है, और ये भी गाड़ी ले रहा है, क्या तीनों के लिए बैंक कैन ऑफर डिफरेंट मार्जिन? द आंसर इज व्हाट, यस। आपको सेम गाड़ी सेम बैंक से हो सकता है कि इसको 8% में मिल रहा है, इसको 7.9 मिल रहा है, इसको 8.1 मिल रहा है। पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री। ठीक है ना? तो मार्जिन अलग अलग बोरोवर्स का अलग अलग लोन के अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यानी कि मार्जिन कैन बी डिफरेंट, और मार्जिन का इम्पैक्ट मैंने बता दिया था आप लोगों को। अगर मार्जिन बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई कम होगा, और अगर मार्जिन कम हो रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ मार्जिन यहाँ तक की बात है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ, डाउट? कोई डाउट हो तो पूछो ना प्लीज। 100% क्लियर हो गया? क्लियर आपको? समझ में आया ना बढ़िया से आपको? ठीक है, डाउट है यहाँ पे कोई? श्योर है क्या? एक सेकेंड ना। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, ये समझ में आ गया मार्जिन वाला पोर्शन? अरे इतना आवाज कर रहा है। ये समझ में आ गया बढ़िया से? अब सुनेगा, सुनो, मैंने इसका फोन लिया, माधव,
दिखाओ ना फोन, दिखाओ ना। मैंने इसका फोन लिया। हाँ आप पास करो बस। अरे दोनों वापस से देगा, वापस से देगा। मैंने माधव का फोन ले लिया। माधव का मैंने क्या लिया, देखो माधव वैसे तो ठीक है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, फोन में इसका एडिक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, फोन में इंस्टाग्राम अभी दिख रहा है, यहाँ पे स्नैपचैट चल रहा है इसका। ठीक है, स्विगी स्विगी तो चलो ठीक है, जियो हॉटस्टार चल रहा है इसका। चलो भगवान के से और कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्नैपचैट वगैरह बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा यूसेज है। तो मेरे को लगा कि इसको अगर सीरियस करना है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका जो सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड ऐप है ना, उससे सबसे ज्यादा यूज करता है ये। ठीक है, उसको क्या करेंगे अपन, अनइंस्टॉल करा देंगे। या फिर अगर इसका फोन यूसेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका फोन को कुछ दिन के लिए लिखेगा नहीं, रख देगा। ठीक है, बराबर। अब क्या हुआ, मेरे को आपको मैंने पूरा का पूरा ना क्लास करवाया अभी बढ़िया से। ठीक है, मैंने समझाया भी, मैंने लिखवा भी दिया, मैंने रिवाइज भी करा दिया। बट ऐसा कुछ 1% कैटेगरी ऑफ क्राउड तो हो गई जो ठीक है। ठीक है, जिसको लगता है कि हाँ बस, तो उसके केस में मैं क्या करूंगा ना, या तो मैं आप लोग के ऊपर प्रेशर डाल सकता हूँ कि भाई देखो पढ़ना पड़ेगा, मैं टेस्ट लूंगा, अगर आप लोग सही परफॉर्म नहीं करोगे तो देख लेना। ठीक है, इस तरीके का प्रेशर भी डाल सकता हूँ आपके ऊपर। या फिर मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, तो ये डिजर्व नहीं करता है कि आप लोग बढ़िया मार्क्स लेकर आओ। ये 100 तो उम्मीद कर सकता है ना आप लोग से, यार इतना से ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, इतना चिल्ला चिल्ला रहा है। ठीक है, आप लोग आए हो तो एक अच्छा उम्मीद से आया ना कि कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर लेगा, मतलब ऐसे टाइम पास करने तो आया नहीं, मूंगफली तो खाने आया नहीं कोई भी। ठीक है, प्रेशर डाल सकता है आपको इस तरीके से, या तो आपको बता सकता है कि यार देखो पढ़ना तो चाहिए आप लोग को, है ना, फालतू का डांट के क्या मतलब है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, गुस्से से हम फोन फेंक देगा। ठीक है, ये भी कर सकता है। और ये भी बोल सकता है कि यार तुमको फोन तभी मिलेगा। एग्जैक्टली exactly। खुद ही बोल दिया तो यही गला मान भी लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, अब बैंक्स जो देख रहे हैं आप लोग, बैंक्स, ठीक है, बैंक्स भी अलग अलग तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मनी सप्लाई, कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने की, रेपो रेट के थ्रू, एलआरएल के थ्रू, या फिर जैसे मार्जिन के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट आरबीआई देख रहा है कि कमर्शियल बैंक का जो लोन है ना, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। या फिर वो देख रहा है कि पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो बड़ा नेगेटिवली बिहेव कर रहा है। मान लो आपका एक सेक्टर है मोटर व्हीकल का। ठीक है, मोटर व्हीकल का लोन खूब सारा ले रहा है और रिपेमेंट नहीं हो रहा है, उल्टा गाड़ी उठा उठा के लेकर आ रहा है, उसका कोई वैल्यू ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसको बोलता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। भैया बैंक का नुकसान को बोलेंगे अपन एनपीए। एनपीए बहुत ज्यादा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मोटर व्हीकल लोन। तो आरबीआई आके क्या बोलेगा कि सुनो, कमर्शियल बैंक को क्या बोलेगा, सुनो भैया एक काम करो तुम, मोटर व्हीकल का जो लोन है ना, वो केवल उनको ही देना जिनका सिविल स्कोर एक्स है। या फिर आप जो है मोटर व्हीकल लोन जो है आपसे देना एकदम कम कर दो। एकदम एकदम ऐसा लगे कि भाई एकदम एक नंबर क्लाइंट है तभी जाके दो, अदरवाइज दो ही मत। उसका भी थोड़ा सिविल हिस्ट्री खराब है, क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, उसको व्हीकल लोन मत दो। इससे क्या समझ में आया कि आरबीआई चाहे तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर को सिलेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता, मुझे बताइए। जहां बोलेगा कि यार यहाँ पे लोन दो और यहाँ पे लोन मत दो, एग्रीकल्चर में लोन दो। और मान लो जैसे अभी ट्रम्प और इंडिया का चल रहा है ना, लड़ाई चल रहा है अभी। ठीक है, तो उसमें से एक फाइट क्या है इंडिया का, कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो बाहर जो अपना एग्रीकल्चर इज वेरी प्रिजर्व्ड, राइट। तो एक मांग जो यूएस कर रहा है, बोलता है कि अपना जो एग्रीकल्चर है ना, उसको ओपन कर दो, जैसे आपने बाकी इंडस्ट्री को ओपन कर दिया ना, वैसे बोलता है एग्रीकल्चर को भी ओपन कर दो, लेट यूएस पीपल ऑल्सो कम एंड ट्रेड इन एग्रीकल्चर ऑल्सो, मतलब एग्री जो फार्मर्स है उनको अब उनसे अभी कम्पीट करना है। तो इंडिया बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, ये हम अलाउ नहीं करेगा, अपना ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हर सेक्टर को हम ओपन नहीं करने वाला आपके। अब क्या होता, मान लो आरबीआई चाहता है, मतलब गवर्नमेंट वांट्स कि हम लोग तैयार हो जाए, तो आरबीआई बोलेगा देखो एग्रीकल्चर में खूब लोन दो अभी, ताकि फार्मर से थोड़ा स्ट्रांग हो जाए कि फ्यूचर में अगर बाजार खोलना भी पड़े तो अपने लोग जो है वो तैयार रहे उस कंपटीशन को लड़ने के लिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे मोटर व्हीकल लोन जो है ना बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, डूब रहा है। अब क्या हो रहा है, जोमेटो आ गया, ब्लिंकिट आ गया, स्विगी आ गया, तो लोग बाग क्या आ रहा है, फटाफट टू व्हीलर का लोन ले लेता है कि भाई चलाएगा और रिपे कर देगा। वो चला नहीं पा रहा है कोई कारण से, या फिर उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, बाइक पे बाइक छोड़ रहे हैं खाली। तो आरबीआई क्या बोल सकता है कि देखो मोटर व्हीकल का लोन क्या कर दो, कम कर दो, या फिर खाली उनको दो जिनका सिविल स्कोर अच्छा है। और एग्रीकल्चर में लोन क्या कर दो, बढ़ा दो। इसमें ओवरऑल पूरा बैंकिंग में अफेक्ट हुआ है या पर्टिकुलर सेक्टर में हुआ है, पर्टिकुलर सेक्टर में। इसे बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है,
सिलेक्टिव, यू आर सिलेक्टिवली कंट्रोलिंग द क्रेडिट इन सम पर्टिकुलर सेक्टर। देखो क्या लिखा है अंडर दिस, आरबीआई गिव्स द डायरेक्शन टू अदर कमर्शियल बैंक। ठीक है, क्या लिखा हुआ अदर कमर्शियल बैंक नॉट टू गिव व्हाट, नॉट टू गिव, और यहाँ पे कट कर देना एक गलती एक ठू, नॉट टू गिव और टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस टू पर्टिकुलर सेक्टर्स, यानी कि पर्टिकुलर सेक्टर्स में आरबीआई ये बोलेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में लोन देना है या नहीं देना है, उसको अपन बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इजी, बोलो कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ यहाँ पे, इजी। और याद है आपको सेकंड वाला केस में मैंने क्या बोला, पढ़ाई कर नहीं रहा है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, प्रेशर, या फिर मैं आपको परसुएट कर सकता हूँ कि देखो यार तुम लोग मेरे लिए सोने लेकर आएगा, इतना मेहनत करने का क्या फायदा हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलता है, परसुएट करना आप लोग को, परसुएशन। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीआई भी ये कर सकता है। आरबीआई कैन ऑल्सो यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर। सेंट्रल बैंक लगाएगा किसके ऊपर, कमर्शियल बैंक के ऊपर, ताकि वो उसके हिसाब से एक्ट करे। समझ में आया इसमें क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ समझ में आएगा दोनों में। इसको बोलता है मॉरल सुएजन, क्या बोलता है, मॉरल सुएजन। दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ में आया आप लोगों को। एक में एक पर्टिकुलर सेक्टर में बोल रहा है लोन देने के लिए या नहीं देने के लिए, इसमें क्या है, ओवरऑल सेंट्रल बैंक जो है किसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, कमर्शियल बैंक के हिसाब से, कि भैया तुम मेरे हिसाब से काम करो, अभी बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत खराब हालत में है, इकोनॉमी बड़ा हालत खराब में है, तो भैया आप मेरे हिसाब से काम कर। समझ में आया आपको, क्लियर है बढ़िया से, पक्की बात 100%। आपने नोट्स कहाँ तक लिखा था बताइए ना एक बार के लिए, कहाँ तक लिखा था, रिवर्स रेपो रेट का लिखा था ना, एल आर आर वाला पोर्शन लिख लिया था ना आपने, एक पैराग्राफ का जगह छोड़ दो, क्या करेगा फोन का अभी, अरे क्लास के बाद ले लेना, क्या है, एक तो ये बंद करो, क्या है ये, नहीं नहीं, अरे ऑलवेज ऑन, ऐसा रहता हमेशा ऑन ही है। ठीक है, लो, हम तुम्हारा कोई प्राइवेट मैसेज नहीं लिखेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आइए सुनिए ना, जो आपने लास्ट पोर्शन लिखा है रिवर्स रेपो रेट वाला पोर्शन, उसके नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ दो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए, जगह छोड़ दो थोड़ा सा, एक पैराग्राफ जैसे जगह छोड़ दो आप लोग, फिर नीचे लिखे, सुनो ना, इसके पहले जो आपने पॉइंट्स लिखा था ना वहां लिख दो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इसके पहले तक लिख लो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्या लिखोगे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसके पहले जितने भी पॉइंट्स अभी तक आपने लिखे हैं ऊपर फर्स्ट में लिख दीजिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। एक पैराग्राफ का जगह छोड़ दीजिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। एक हो गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम रखा है दो ठो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अभी दिमाग आना दरकार नहीं है, बाद में समझा देगा आराम से आप लोगों को, ठीक है ना। अभी बस लिख के रखो, पहले जो जितना पॉइंट लिख लिया था ना उसमें लिखो क्वांटिटेटिव, और अभी एक पैराग्राफ का जगह छोड़ के लिखो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये वाला देखो, ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ये वाला लिखा आपने। जो लोग अभी तो लिखा नहीं है वो लोग भी उस हिसाब से देखो, आपके बगल वाले के पास में अगर लिखा हुआ है, अपना जगह वैसे छोड़ के आप लोग अभी से लिख लीजिए, बाद में प्रेशर आएगा अदरवाइज लिखने के लिए। ठीक है, लिखिएगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, पहला पॉइंट लिखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, पहला पॉइंट लिखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, पहला पॉइंट लिखेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, MARGI, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे डैश, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, difference between the amount of loan and the market value of the security, difference between the amount of loan and आपको market value को MV लिखना तो MV लिख सकते हो आप लोग, and the market value या फिर MV of the security, difference between the amount of loan and the market value of the security, ब्रैकेट में लिख लो collateral, ब्रैकेट में लिख लो collateral,
ठीक है। अभी नीचे आपको मैंने कहा था ना, या तो दूसरे कलर का पेन से, या फिर पेंसिल से, या फिर अगर आप लोग एक ही पेन यूज कर रहे हैं, तुम लोग के लिए एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, देन इन दैट केस आप लोग ब्रैकेट में लिख लो सेल्फ के लिए, आपके समझने के लिए ये वाला पोर्शन सेल्फ, ये आपको समझने के लिए कि मार्जिन अगर भूल गए आप लोग बाद में, तो इसको पढ़ के समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, सेल्फ लीजिएगा, ब्रैकेट में लीजिएगा। ये लैंग्वेज आपको स्कूल में नहीं लिखना है, इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेल्फ। जब हम लोन लेंगे, जब हम लोन लेंगे, जब हम लोन लेंगे, कॉमा, वी नीड टू ऑफर, जब हम लोन लेंगे, कॉमा, वी नीड टू ऑफर कोलैटरल ऑब्लिक सिक्योरिटी। ठीक है, फुल स्टॉप। जब हम लोन लेंगे, वी नीड टू ऑफर क्या? कोलैटरल या फिर सिक्योरिटी, फुल स्टॉप। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के वैल्यू से, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, सिक्योरिटी के वैल्यू से, सिक्योरिटी फुल स्टॉप मारा ना, उसके बाद सिक्योरिटी के वैल्यू से, सिक्योरिटी के वैल्यू से एक पोर्शन, सेम नहीं, मतलब फुल स्टॉप के बाद का पॉइंट बोला है, सिक्योरिटी के वैल्यू से एक पोर्शन डिडक्ट होकर, एक पोर्शन डिडक्ट होकर लोन अमाउंट, लोन अमाउंट डिसबर्स होता है। डिसबर्स मतलब लोन देना। ठीक है, लोन अमाउंट डिसबर्स होता है, DISBURSE। ठीक है, क्या बोला? सिक्योरिटी के वैल्यू से एक पोर्शन कट होकर या फिर डिडक्ट होकर लोन अमाउंट डिसबर्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, 1 लाख सिक्योरिटी गिवन, ₹1 लाख का सिक्योरिटी गिवन, एंड लोन रिसीव्ड, एंड लोन रिसीव्ड इज ₹80,000, एंड लोन रिसीव्ड इज ₹80,000। तो मार्जिन क्या होगा आपके हिसाब से? 20,000। तो कॉमा 20,000 इज द मार्जिन, कॉमा 20,000 इज द मार्जिन। ठीक है, आपने पहला पॉइंट लिखा था ना, डिफरेंस वाला पॉइंट, उसको या तो बुलेट लगा दीजिए वहां पे, या फिर 1 लिख दीजिए वहां पे। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मार्जिन के जो बगल में लिखा था ना, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस बिटवीन वाला पॉइंट, उसमें या तो बुलेट लगा दीजिए, या तो 1 लिख दीजिए वहां पे। तो लिखिएगा सेकंड पॉइंट या फिर सेकंड बुलेट। आरबीआई प्रिस्क्राइब्स, आरबीआई प्रिस्क्राइब्स, आरबीआई प्रिस्क्राइब्स, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, आरबीआई प्रिस्क्राइब्स डिफरेंट मार्जिन्स, आरबीआई प्रिस्क्राइब्स different margins for different borrowers. RBI prescribes different margins for different borrowers against the security, against security of the same commodity, against the security of the same commodity। वापस रिपीट करना है क्या? हो जाएगा, सब लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। आज इसमें क्या लिखोगे मुझे बताइए, इस तरीके से लिखोगे आप लोग, ये वाला, इंक्रीज इन मार्जिन। अगर मार्जिन बढ़ाते हैं तो बोरोवर्स क्या होगा? एनकरेज होगा या डिस्करेज होगा? डिस्करेजेस द बोरोवर टू टेक द लोन। उसकी वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। MS डाउन जो है वो लिखा हुआ, मनी सप्लाई कम हो गया। NVV मतलब वैसे वैसा। ठीक है, बस 2 मिनट में खत्म। मतलब ये जो लिख कर आया ना आज, उतना तक ही मैं कराऊंगा बस। We need one more class to complete 9K।
ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टी से पहले आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट लिखा ना क्वालिटेटिव के नीचे, तो इसका पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल दिमाग में सेट हो रहा है प्रॉपर्टी। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या लिखोगे आप लोग? आरबीआई गिव्स डायरेक्शंस, आरबीआई गिव्स डायरेक्शंस, आरबीआई गिव्स डायरेक्शंस, आरबीआई गिव्स डायरेक्शंस to the other commercial banks. RBI gives directions to the other commercial banks, to the other commercial banks to give, to the other commercial banks to give or not to give, to give or not to give credit, to give or not to give क्या? Credit for certain purposes, for credit for certain purposes to particular sector, to particular sector, to particular sector। ठीक है, चलेगा। लास्ट पॉइंट, मॉरल सुएजन, पॉइंट नंबर 3, मॉरल सुएजन, MORALSUASION, मॉरल सुएजन। ठीक है, लिखेंगे मॉरल सुएजन में क्या लिखोगे? आरबीआई यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आरबीआई यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ persuasion, PERSUASION, persuasion and pressure। It uses a combination of persuasion and pressure. It uses a combination of persuasion and pressure to get commercial banks, to get the commercial bank to act according, to act according to the policy of the central bank, to act according to the policy of the central bank, to act according to the policy of the central bank। इसे हम लोग बोलते हैं मॉरल सुएजन। ठीक है, अभी बता देता हूँ क्या बचा हुआ है आप लोग का। एक आपका बचा हुआ है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये टॉपिक बचा हुआ है आप लोग का, और एक बचा हुआ है आपका मनी क्रिएशन। ठीक है, दिस टोटल इज अ टोटल टाइम ऑफ 40 मिनट्स का टोटल सेशन बाकी है। ठीक है।